हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई बहुत डिमांड आ रही थी कि लेसन नंबर 22 कब स्टार्ट करोगे, 22वां लेसन पढ़ाना है। तो आज मैं 22वां लेसन स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले अपन ने बोटनी के जो है वो 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और जूलॉजी के भी हमने लेसन बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी है, आप प्लीज वो देखिए। हमारा श्वसन तंत्र हो गया है, उत्सर्जन तंत्र हो गया है, परिसंचरण तंत्र हो गया है। ये 3 लेसन हमने उसमें कंप्लीट कर लिए हैं। और भी अगर कोई बच्चा है जो पहली बार ये क्लासेस देख रहा है, वो पहले आप एक काम करिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर आप जब देखेंगे बायोलॉजी क्लास स्टार्ट सर्च करेंगे तो उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं रोज की मैम वो क्लास नहीं मिल रही है, वो क्लास नहीं मिल रही है, उसका वो पार्ट नहीं मिल रहा है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए और प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लेसन नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका की नाम है मानव में पाचन तंत्र। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि तंत्र जब शब्द आता है कहीं पे भी, अभी तंत्र वंत्र बहुत सारे पढ़ लिए अपन ने, है ना। हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया, हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया, हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे अपन ने तंत्र पढ़ लिए हैं। तो अब यहाँ पर तंत्र अगर शब्द आया है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी कोई बच्चे नए हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं आपस में मिलकर, एक ही प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं और उत्तक जो है वो अंग का निर्माण करते हैं। जब अंग बहुत सारे आपस में मिलते हैं तब अंग तंत्र बनता है। इसका मतलब कि यहाँ पर तंत्र आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारे अंग पढ़ने पड़ेंगे अपने को, बहुत सारे अंग होंगे इसके अंदर। और कौन से अंग जो एक ही प्रकार के कार्य करे, और कौन सा कार्य करे? पाचन का। पाचन तंत्र शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब है कि पाचन का कार्य करे। ठीक है, तो बहुत सारे अंग जो पाचन का कार्य करेंगे वो एक तंत्र का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब पाचन तंत्र की अगर मैंने तंत्र का मतलब तो मैंने समझा ही दिया है। अब हम बात करते हैं पाचन की। ये पाचन क्या है? तो देखिए, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं या किसी भी एक बच्चे से भी अगर हम सवाल पूछे कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो सभी का जवाब यही होगा कि हमें ऊर्जा मिलती है। एक लाइन है रटी रटाई कि हमें ऊर्जा मिलती है, और हम सभी जानते भी हैं, रटने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम जानते भी हैं कि हम खाना खाएंगे उसी से हमें ऊर्जा मिलेगी, है ना। बिना भोजन किए हमें ऊर्जा नहीं मिल सकती है, हमारी कोशिकाएं या हम लोग जो है वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा मिली कैसे? हमने खाना खाया, क्या बस रोटी खाने से शरीर में चली गई रोटी? कोई भी चीज आपने खाई तो क्या खाना खाने से सिर्फ ऊर्जा मिल गई है, या और भी कोई क्रिया होगी शरीर के अंदर? तो बिल्कुल होगी। जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, जटिल अणु से सरल अणु बनने की बहुत सारी क्रियाएं होती है। और वो क्रियाएं कौन करता है? तो ये तंत्र करता है। कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र, जिसके अंदर अंग कौन से होंगे? पाचन के अंग होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पोषण की। पोषण, पोषण किसे कहेंगे? पोषण किसे कहेंगे? यानी कि पोषण किसे कहेंगे? देखिए, सजीव जो है वो भोजन करता है जिंदा रहने के लिए। हम यूं कहें कि उसको एनर्जी चाहिए तो वो भोजन करेगा। यानी कि सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब पोषण कर लिया है, खा लिया है, लेकिन अब देखिए आगे। पोषण तो अब कर लिया है, अब हम शब्द समझते हैं पाचन का। पाचन किसे कहेंगे? पाचन किसे कहेंगे? भाई भोजन ग्रहण कर लिया तो उसे हमने कहा पोषण। तो अब ये पाचन की प्रक्रिया क्या है? तो पाचन में देखिए, मैं आपको यही कहूंगी कि पाचन किसे कहेंगे हम? जब हम खाना खाते हैं तो हम पहली चीज की खाने में क्या खाते हैं? मैं कोई मैगी नूडल्स उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं हम जो पौष्टिक आहार है हमारे भारतीय जो भोजन है उसकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम रोज दाल चावल रोटी वगैरह सब कुछ खा रहे हैं तो हम खाते क्या है? मैं यूं कहूँ कि सबसे जो अधिक मात्रा में हम खाते हैं, बड़ी मात्रा में अगर हम खाते हैं, वो क्या क्या खाते हैं? एक तो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक हम खाते हैं वसा,
और एक हम खाते हैं प्रोटीन। अब आप कहोगे कि हम तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, विटामिन भी लेते हैं, है ना। पोषक तत्व आप सभी ने सुना होगा। जब हम पोषण करते हैं तो उसमें हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं, है ना। और पोषक तत्व बहुत सारे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, विटामिन, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो उनमें से मैंने ये कहा कि हम 3 प्रकार के पोषक तत्व खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं, है ना। क्योंकि ये अधिक मात्रा में खाया जाता है। बाकी जो विटामिन है, खनिज लवण है, वो जो भी अभी है बताया मैंने, विटामिन, खनिज लवण, वो सभी इन्हीं के साथ खाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इनको नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट्स जो हम खाते हैं, सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाले हैं वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। अब ये तीनों जब हम खा रहे हैं तो केवल इन तीनों को खाने से हमें कभी भी एनर्जी नहीं मिलेगी। इनको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत ही बड़े अणु होते हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट एक अणु है जो कितना बड़ा है, ठीक है। इमेजिन कीजिए, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही बड़ा अणु है और हम जानते हैं कि हमारी जो कोशिकाएं होती है वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। अब एनर्जी किसको चाहिए? कोशिका को चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है कि कोशिका में जाए तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट तो बहुत बड़ा अणु है, अब वो तो कोशिका में जाएगा नहीं, क्योंकि कोशिका तो छोटी है। मान लीजिए ये कोशिका छोटी है, तो इतनी सी कोशिका के अंदर क्या इतना बड़ा कार्बोहाइड्रेट जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा। तब क्या करना पड़ेगा? इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इस कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, मैं यूं कहूं कि छोटे छोटे अणुओं में जब ये बड़ा सा कंपोनेंट या बड़ा सा घटक टूट जाएगा, तब इसको आसानी से ये कोशिका क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े घटकों का, भोजन के बड़े बड़े घटकों का छोटे छोटे घटकों में या छोटे छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब पाचन होगा किसका? पोषक पदार्थों का। और मैंने अभी बताया कि पोषक पदार्थ हम तीन खाते हैं, सबसे बड़े अणुओं को खाते हैं। कौन कौन से? सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन खाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, वसा खाया जाता है, प्रोटीन खाया जाता है। तो इन तीनों को जब हम खाएंगे तो ये केवल खाने से काम नहीं चलेगा, इनका पाचन करना भी बहुत जरूरी है। पाचन का मतलब क्या हो गया? जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटने की प्रक्रिया। किसके टूटने की प्रक्रिया? इन पोषक तत्वों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, ठीक है। तो मतलब कि इन सभी का, इनका पाचन हमें करना है। अब पाचन के लिए ऐसे कोई अंग तो चाहिए, स्पेशल अंग। जैसे कि उत्सर्जन के लिए स्पेशल अंग थे। उत्सर्जन के लिए कौन थी? किडनियां वगैरह थी। किडनी थी जो उत्सर्जन का काम करती है, शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। श्वसन तंत्र जब हमने पढ़ा था तो श्वसन तंत्र के अंदर क्या था कि वो सांस लेने में, या हम यूं कहें कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने के लिए और शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए एक तंत्र था पूरा का पूरा, जिसमें हमने फुफ्फुस पढ़े थे, फेफड़े पढ़े थे, है ना। फुफ्फुस हो गए, कुपिका वगैरह बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, नासाग्रसनी, नासाद्वार, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो वो एक प्रकार के स्पेशल अंग हो गए जो श्वसन का काम कर रहे हैं, है ना। उत्सर्जन का काम उत्सर्जन अंग करेंगे। परिसंचरण तंत्र का काम बहुत सारे और भी अंग करते हैं, रक्तवाहिनियां, हृदय वगैरह, ये सब चीजें अपन ने पढ़े थे। जनन तंत्र होता है, आगे हम इसी के आगे हम यही लेसन लेंगे जनन तंत्र का। इसकी भी डिमांड आ रही है कि आप वो भी स्टार्ट करें, तो मैं ये लेसन के बाद में वही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जनन तंत्र के अंदर जो है वो जनन की प्रक्रिया होगी। तो इसका मतलब है कि पाचन करने वाला जो एक तंत्र है उसे अपन पाचन तंत्र कहेंगे। और पाचन तंत्र में होगा क्या? इन कंपोनेंट्स का क्या होगा? सरल अणुओं में ये टूटेंगे। ये जटिल अणु है, ये सरल अणुओं में टूटेंगे ताकि हमारी कोशिकाएं इनको अवशोषित कर सके और ये हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर हमारी कोशिका में क्या कर सके? एनर्जी लाए। अब मैंने कहा कि ये एनर्जी लाते हैं, ये कंपोनेंट्स हमें एनर्जी देते हैं। तो ये एनर्जी देते कैसे हैं? देखिए, श्वसन तंत्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने फर्स्ट ही लेक्चर के अंदर उसमें ये चीज बताई थी। मान लीजिए ये कोई हमारी कोशिका है ना, सेल है, कोशिका है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। और जब हम खाना खाते हैं, अभी अभी चीज बताई मैंने कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका अब वो टूटेंगे, तो टूटेंगे और लास्ट में जाकर ये ग्लूकोज में बदलेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर कि कौन सा पदार्थ किस तरह से किस में बदलता है। तो अब हम खाना खाएंगे तब वहां पर क्या होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर जब टूटेगा तो ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। और जब ये ग्लूकोज के अंदर टूटेगा, यानी कि मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख लेती हूँ इसकी।
प्लस ऑक्सीजन, जब ये टूटेगा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन, अच्छा ग्लूकोज जो होगा वो कोशिका के अंदर जाएगा। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, यानी ग्लूकोज जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। तो इससे हमारे शरीर में क्या बनेगी, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक बनेगा जल, और दूसरी क्या बनती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। सिर्फ खाना खाने से नहीं मिलेगी, खाना खाने के बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना भी पड़ेगा, उन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना भी पड़ेगा। वो फिर बाद में जाएगी कोशिका के अंदर, कोशिका में आएगा ऑक्सीजन, दोनों क्रिया करेंगे, क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण करेंगे। तब जाकर इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद में हमें मिलेगी ऊर्जा एटीपी के रूप में। अब जल तो आपको पता है, जल का कार्य क्या होता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हो। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, हमने पिछले जो लेसन पढ़े थे, हमने श्वसन तंत्र जब हमने पढ़ा था तब उसमें देख लिया था कि CO2 क्या काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगी, शरीर के द्वारा वापस बाहर निकाल दी जाएगी, है ना, फेफड़ों के द्वारा वापस बाहर निकाल दी जाएगी, तो CO2 चली जाएगी बाहर। जल तो जो काम होता है वही करेगा, जो एक्स्ट्रा जल होगा वो पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एटीपी जो होगी वो हमारे शरीर को क्या करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। ये एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा होती है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। इसका मतलब है कि पाचन तंत्र के जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पाचन तंत्र नहीं होता हमारे शरीर में तो हम भोजन तो खाते लेकिन उसका पाचन नहीं हो पाता, और अगर उसका पाचन नहीं हो पाता तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, और हमें एनर्जी नहीं मिल पाती तो हमारा शरीर जो है वो कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पाचन तंत्र जो क्या होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम इसके बारे में अंगों को पढ़ते हैं। मैंने ऐसा अभी कहा कि पाचन तंत्र है तो बहुत सारे अंग होंगे इसके अंदर। तो अब कौन कौन से अंग हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, श्वसन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा था कि हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये तो क्या है, हमारी नाक हो गई, है ना, नासा छिद्र हो गया, और ये क्या हो गया, इसका मुख, क्या होगा, मुख। अब खाना खाएंगे तो कोई नाक से तो खाएंगे नहीं, बट मैं बता रही हूँ कि भाई इसके ऊपर होता है नाक होता है, नासा छिद्र वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, माउथ यानी मुख। अब हम सबसे पहले खाना किससे खाएंगे, नाक कान से तो खाएंगे नहीं, हम सबसे पहले खाना किस में रखेंगे, माउथ में रखेंगे, मुख में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया मुख, जहां से भोजन जो है वो अंतर्ग्रहण कर दिया जाता है। अब अंतर्ग्रहण क्या है वो सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जब खाना खाएंगे तो कहाँ पर खाएंगे, मुख में रखेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख हो गया, ठीक है। एक एक को डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक संरचना दिखाई दे रही है, और ये संरचना आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी जिन बच्चों ने पहले वाले लेसन देख लिए हैं। पहले अपन ने श्वसन तंत्र पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जहां पर श्वसन नलिका और भोजन नलिका आकर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी, है ना। जहां पर यूं कहूं कि श्वसन और मुख और श्वसन दोनों गुहाएं आपस में जिस स्थान पर खुलेंगी उसे अपन क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे, ठीक है। और ग्रसनी के बाद वाला, अच्छा अब भोजन कहाँ चला जाएगा, ग्रसनी के अंदर चला जाएगा। ग्रसनी के बाद में ये जो आपको नलिका दिखाई दे रही है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। एक एक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, आप बस अभी नाम जानिए कि हमें पढ़ना क्या है, इस पाचन तंत्र में किन किन अंगों के बारे में पढ़ना है और कौन कौन सा अंग क्या क्या कार्य करता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले हम खाना रखेंगे मुख में, मुख के बाद आता है कौन सा पार्ट, ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद में कौन सा पार्ट आ जाता है, ग्रसिका आ जाता है। ग्रसिका एक नली जैसी संरचना होती है, जैसे श्वास नली थी ना, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे कि श्वास नली जो होती है वो आगे की तरफ होती है, उसमें सी आकार के छल्ले होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसको पिचकने से रोकती है। अब यहाँ पर ग्रसनी है, इसमें कोई सी आकार के छल्ले नहीं है, क्यों नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही अच्छा रोल निभाती है भोजन के अंदर। हाँ, इसमें कोई पाचन वाचन नहीं होगा लेकिन सी आकार के छल्ले होने ही नहीं चाहिए। अगर नहीं होंगे या होने से क्या फर्क पड़ता है, चलिए आगे बताऊंगी मैं, ठीक है। तो ये अपनी कौन सा पार्ट हो गया, ग्रसनी। अब ये ग्रसनी आगे जाकर किस में खुलती है, ये आगे जाकर खुलती है एक थैले जैसी संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं आमाशय। क्या कहेंगे, आमाशय। ग्रसनी जो है वो आगे जाकर खुलती है आमाशय में। आमाशय
अच्छा, ग्रसनी से भोजन आएगा, है ना। भोजन कहाँ चला जाएगा? आमाशय के अंदर चला जाएगा। आमाशय के पार्ट कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ ग्रंथियां होती है आमाशय के अंदर, जिसे अपन कहते हैं जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि होती है तो इस वजह से यहाँ का ऊपर वाला जो पार्ट है, जिसे अपन क्या कहेंगे, इस ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे अपन कहते हैं जठरागम भाग। जठरागम भाग, जठर के अंदर आगमन वाला भाग, है ना, क्योंकि भोजन आएगा जठर, ये तो जठर ग्रंथियां हैं इसके अंदर। याद करने का तरीका बता रही हूँ। जठरागम, आगम यानी आने वाला भाग। अब भोजन आएगा तो आमाशय के कौन से भाग में आएगा? पहले जठरागम भाग में आएगा। अच्छा, अब ये देखिए, बीच वाला भाग आपको थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई देगा। इस भाग को अपन क्या कहते हैं? फंडस। क्या कहेंगे? फंडस भाग या फंडस क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, बीच वाला फूला हुआ भाग फंडस, फूला हुआ फंडस। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां से भोजन देखिए, आमाशय के अंदर आगे जाकर जो भी आगे संरचना होगी उसके अंदर जाएगा ना, यानी कि यहां से निकल रहा है ना, तो इस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? यहाँ पर जठर निर्गमी क्षेत्र। क्या कहेंगे? जठर निर्गमी क्षेत्र, जठर निर्गमी क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जहां से निर्गमी, निर्गमी यानी निकलना। ठीक है, तो भोजन अब निकलेगा तो उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे? जठर निर्गमी क्षेत्र। अभी वापस एक बार यहाँ पर मैं नाम लिख के बता दूंगी, आप एक बार इसमें समझिए। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए, ये संरचना ये कौन सी होती है? चलिए एक काम करते हैं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाले आहार नाल का एक पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो भोजन है वो कहाँ चला जाता है? सभी को पता है, छोटी आंत्र के अंदर चला जाता है। ये भोजन अब कहाँ चला जाएगा? छोटी आंत्र के अंदर चला जाएगा। और छोटी आंत्र के फिर से 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत्र के फिर से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, छोटी आंत्र के फिर से 3 भाग होते हैं। मैं यहाँ लिख लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, इधर मैं सारा डिटेल से समझा दूंगी। एक बार इसमें देख लेते हैं अपन। छोटी आंत्र के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब छोटी आंत्र, पहली चीज कि छोटी आंत्र जो होती है वो छोटी होती है कि बड़ी होती है? सभी को पता है कि छोटी आंत्र लंबाई में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अच्छा, बड़ी आंत्र से भी ये लंबाई में ज्यादा होती है, लेकिन इसको छोटी आंत्र कहते क्यों है? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होती है, जबकि बड़ी आंत्र की चौड़ाई क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, अब छोटी आंत्र के अंदर भोजन आएगा। छोटी आंत्र के अंदर जब भोजन आएगा तो उसके बाद में ये भोजन कहाँ जाएगा? तो अब आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी, ये है ना। अब भोजन कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत्र के अंदर चला जाएगा, बड़ी आंत्र के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और बड़ी आंत्र के द्वारा फिर बड़ी आंत्र से कहाँ जाएगा? ये मलाशय के अंदर। कहाँ जाएगा? ये मलाशय के अंदर। वैसे मलाशय बड़ी आंत्र का ही पार्ट होता है, तीसरा पार्ट अभी मैं लिखूंगी यहाँ पर एक तरफ, तो बताऊंगी आपको कि मलाशय जो है वो बड़ी आंत्र का ही भाग है। ठीक है, भोजन अब मलाशय के अंदर जाएगा और मलाशय से यहाँ पर गुदा होती है और गुदा द्वार द्वारा, गुदा द्वार द्वारा ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट किसके हो गए? अपने भोजन एक आहार नलिका, आहार नाल के हो गए, है ना। जो हमने कहा ना कि हमें इन सभी अंगों को पढ़ना है जो पाचन तंत्र में भाग लेने वाले हैं, तो उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। इसमें से आहार नाल के अंदर तो हमने कुछ अंगों के बारे में तो पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ ग्रंथियों के बारे में। कौन कौन सी ग्रंथियां होती है? देखिए, पाचन करने के लिए सिर्फ अंग ही नहीं जरूरी होते, इसके लिए कुछ ग्रंथियां भी जरूरी होती है। तो वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? तो हमें यहाँ पर 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़नी है। पहली चीज कि यहाँ पर मुख में कुछ ग्रंथियां होगी, 3 जोड़ी होती हैं, जिसे अपन कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ होती है? मुख में होती है। ठीक है, दूसरी ग्रंथि हमें ये दिखाई दे रही है जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे अपन कहते हैं यकृत ग्रंथि या यकृत कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरी कौन सी ग्रंथि है? ये रही, इसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहेंगे? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय
ग्रंथि कहेंगे। ठीक है, तो अब यानी कि इसके अंदर कितने पार्ट हो गए, इसमें 3 तो हमें ग्रंथियां पढ़नी है, बाकी सारे इतने सारे जो है हमें अंगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक बार आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको सारे एक एक करके फिर से नाम लिखवा देती हूँ, ताकि आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए, हो गया। देखिए, कुछ छूट तो नहीं गया, कोई नहीं, वापस देख लेंगे और कोई छूट गया होगा तो पार्ट। चलिए, ये हमारा जो पाचन तंत्र है उसका ये भाग है। ठीक है, अब पाचन तंत्र के अभी अभी अपन ने देखे 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पाचन तंत्र के अभी भी 2 पार्ट देखे अपन ने, कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है? पाचक वाचक ग्रंथियां, या ग्रंथि नहीं, ग्रंथियां, क्योंकि 3 प्रकार की होती है पाचक ग्रंथियां। ठीक है, आहार नाल शुरू कहाँ से होती है? मुख से शुरू होती है, और कहाँ पर खत्म होती है? यहाँ पर गुदा होता है, ये इसका पार्ट होता है गुदा, है ना, तो गुदा तक होती है। मतलब कि हमें इसके अंदर कितने पार्ट हो जाएंगे? मुख से लगाकर गुदा तक। अब कितने भाग हो गए इसके? बहुत सारे भाग है। पहला आता है मुख, मुख। ठीक है, मुख कहाँ पर? जहां पर भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाएगा, भोजन को अंदर शरीर के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, और आप अच्छा पाचक ग्रंथियां भी देखते जाएंगे किसके बाद कौन सी आएगी। तो मुख के अंदर ही पाचक ग्रंथियां होती है, कौन सी होती है? लार ग्रंथियां होती है। तो पाचक ग्रंथियां कितनी होगी? 3 प्रकार की होती है, और कौन कौन सी? पहली होती है लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां हो गई। अब भोजन कहाँ पर जाएगा? कहाँ जाएगा? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा, मुख एक ही है लेकिन फिर भी मुख तो जहां से प्रवेश करेगा, और मुख गुहा यानी कि ये जो खाली जगह होती है उसे अपन कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा के अंदर भोजन चला जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं अभी से लिखवा रही हूँ, आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी है और आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां होती है, और लार ग्रंथियां जब भोजन का पाचन कर देगी, तब यहाँ पर भोजन जो होगा एक अर्ध ठोस के रूप में, या यूं कहूं कि एक लसलसा पदार्थ बना लेगा। जो भोजन होगा उसके अंदर लार ग्रंथियों ने अपना स्राव छोड़ा, लार मिल गई, अब वहां पर एक लसलसा पदार्थ बन जाएगा, जिससे अब इस भोजन को अपन क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा तीसरा पार्ट कौन सा आता है अपना? अब भोजन कहां पर जाएगा? ग्रसनी के अंदर, और फिर कहां चला जाएगा? ग्रसिका के अंदर। तो तीसरा पार्ट कौन सा आ जाता है? ग्रसनी, और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? ग्रसिका, ग्रसिका। ठीक है, अब 5वें नंबर पे कौन सा पार्ट आता है? तो ग्रसिका के बाद में भोजन कहां पर चला जाएगा? आमाशय के अंदर, आमाशय में। और आमाशय में अभी अभी अपन ने 3 पार्ट देखे, कौन कौन सा होता है? जठर, जठरा गम भाग, दूसरा कौन सा होता है? फंडस भाग, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है? जठर निर्गमी, या जठर निर्गम भाग, या शत्र। आप शत्र भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब भोजन जो है आमाशय के अंदर आ गया है। अब आमाशय के अंदर भी क्या होता है? देखिए, आमाशय के अंदर भी कुछ पाचक ग्रंथियां होंगी, जिससे अपन कहते हैं जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियां अपना स्राव छोड़ेगी, जिसमें हम अपन पढ़ेंगे HCl अम्ल होता है, रेनिन, पेप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो आएंगे। अब यहाँ पर भोजन जो होगा वो एक पतली लेई के रूप में हो जाएगा। जब उसका पाचन हो जाएगा, तब यहाँ पर जो भोजन बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे? जिसके अंदर जठर ग्रंथियों ने अपने स्राव छोड़ रखे हैं, उसको अपन कहते हैं काइम। तो काइम का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय के अंदर, जबकि बोलस कहाँ बनता है? मुख गुहा के अंदर। ठीक है, अब आमाशय के बाद में, अच्छा आमाशय के आसपास में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं वो देखिए। एक तो कौन सी हो गई? यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि हो गई।
देखिए आसपास में देखिए आपको क्या दिखाई दे रही है, यकृत ग्रंथि, है ना। वैसे यकृत का स्राव इसके अंदर नहीं छोड़ा जाता है आमाशय के अंदर, ये इसका स्राव छोड़ा जाता है अगला जो पार्ट आने वाला है अपनी छोटी आंत्र का, अभी मैं लिखवाऊंगी आपको ग्रहणी, उसके अंदर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर भोजन जो है इसमें ग्रंथि कौन सी हो जाएगी अपनी, यकृत ग्रंथि, और आसपास में और कौन सी ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, अग्नाशय ग्रंथि। तो 3 प्रकार की मुख्य ग्रंथियां हो गई, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इन तीनों को याद रखना है आपको। अब ये काइम जो है वो कहां पर चला जाएगा, कौन आगे, कौन सा पार्ट आ गया अपना, छोटी आंत्र के अंदर। ठीक है, अब भोजन कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत्र के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत्र के जो है वो 3 पार्ट होते हैं, मेरे वहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख पाई, चलिए यहीं पे लिख लेती हूँ मैं। छोटी आंत्र के 3 पार्ट होते हैं। जो भोजन, जब भोजन जो है किस भाग से, जठर निर्गमी भाग से निकलकर यहाँ पर ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रहणी, ग्रहणी। ठीक है, छोटा सा मैंने लिख दिया है वहां पर, यानी कि ग्रहणी यानी ग्रहण करना, आमाशय से आने वाले भोजन को क्या करना, ग्रहण करना। तो यहाँ पर जब भोजन आएगा तो पहला पार्ट कौन सा हो गया इसका, ग्रहणी हो गया। और एक चीज बताऊं मैं आपको कि ग्रहणी की दोनों भुजाएं, ये ग्रहणी इस टाइप की ऐसे होती है, इसकी संरचना यूं होती है, और इसी के बीच में ये ऐसे करके कौन होती है, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। यानी कि ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में कौन होती है, अग्नाशय ग्रंथि होती है। ठीक है, अब देखिए ग्रहणी हो गया, दूसरा पार्ट उसका कौन सा हो जाएगा, अग्रशुद्रांध्र, अग्रशुद्रांध्र यानी कि आगे वाली आगे वाली छोटी आंत्र, अग्रशुद्रांध्र। ठीक है, ग्रहणी के बाद में अग्रशुद्रांध्र, और तीसरा पार्ट इसका कौन सा हो जाता है, क्षुद्रांध्र। कौन सा हो जाता है, क्षुद्रांध्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी भोजन का पाचन होगा, सर्वाधिक भोजन का पाचन यहीं पर होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, और अवशोषण की क्रिया भी यहीं पर होती है। क्यों होती है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है भोजन कहाँ पर आ जाता है, अब इसके बाद में, अच्छा यहाँ पर जब भोजन का पाचन हो जाएगा तब इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे काइल। क्या कहेंगे, काइल कहेंगे। ठीक है, अब भोजन किसके अंदर आ जाएगा, भोजन आ जाएगा बड़ी आंत्र में, बड़ी आंत्र में। और बड़ी आंत्र को हम बृहदांत्र भी बोलते हैं, छोटी आंत्र को हम क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं। अब बृहदांत्र के फिर से 3 भाग आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से भाग पढ़ने हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, चलिए मैं यहां पर लिख लेती हूं। जो बड़ी आंत्र है, इसके फिर से 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, देखिए ये बड़ी आंत्र है, इसका पहला जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं उंडुक, उड्डुम कहते हैं, उंडुक कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है इसके अपन कहते हैं बृहदांत्र, बृहदांत्र। और तीसरा जो भाग होता है इसका, इसे हम कहते हैं मलाशय। मैंने कहा था ना कि मलाशय इसी का पार्ट है, इसी को अपन कहते हैं मलाशय। उंडुक कौन सा पार्ट है, ये वाला। और उंडुक के यहाँ पर आगे की ओर आपको एक पता है कि एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं क्रमी रूपी परिशेषिका। क्या कहते हैं, क्रमी रूपी परिशेषिका, क्रमी रूपी परिशेषिका, अपेंडिक्स बोलते हैं इसी को। और ये किसका पार्ट है, उंडुक का ही पार्ट है। ये यूं कहूं कि ये एक उंडुक ही क्या है, एक प्रकार का क्रमी रूपी परिशेषिका, या इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमी रूपी परिशेषिका जो होती है ना, इसी को अपन कहते हैं अपेंडिक्स। और आगे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है आपको दिखाई देता है, ये वाला पार्ट आगे वाला, यहाँ से लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होगा इसको अपन क्या कहेंगे, वृहदांत्र कहेंगे। और मलाशय जहां पर मल इकट्ठा हो जाता है, बचा कुचा अपचित भोज्य पदार्थ, या यूं कहूंगी पचित भोज्य पदार्थ जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। तो मलाशय भी किसका पार्ट हो गया, अपना बड़ी आंत्र का पार्ट हो गया। अब मलाशय के बाद, अच्छा बड़ी आंत्र के बाद में यहाँ पर क्या होगा, बड़ी आंत्र के बाद में ये भोजन कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत्र के बाद में भोजन कहां पर चला जाएगा, अब गुदा के अंदर, है ना। तो मलाशय तो इसी का पार्ट हो गया, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मलाशय के अंदर चला जाएगा। और मलाशय के बाद में भोजन कहां पर चला जाता है, गुदा के अंदर। और गुदा द्वारा
गुदाद्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया कौन सा, आहार नाल जो है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां जो है किसका पार्ट है, पाचन तंत्र का पार्ट है। वो अपन ने यहाँ पर नाम जान लिए हैं। अभी एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले कि पाचन तंत्र जो होता है वो दो भागों में बटा है ना। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आहार नाल, एक तो कौन हो जाएगी अपनी आहार नाल, और दूसरी कौन हो जाएगी, पाचक ग्रंथियां हो जाएगी। पाचक ग्रंथियां याद रखिए सिंपल सी, ये तीन प्रकार की, एक तो मुख के अंदर मुख लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन है, यकृत ग्रंथि है। उसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि आती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं इसको, और अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि होगी, तीन प्रकार की तो ग्रंथियां हैं। और उसके बाद में आपको आहार नाल याद रखनी है। आहार नाल जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है और गुदा तक होती है, ये गुदा पर खत्म होती है। अब मुख से शुरू होती है तो इसके अंदर हम पार्ट पढ़ लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला ही आता है अपना मुख, जहां पर भोजन जो है वो अंतर्ग्रहण की क्रिया की जाएगी, यानी भोजन को अंदर रखा जाएगा। अब भोजन के अंदर हमें क्या, भोजन को मुख में रखेंगे, और मुख के अंदर अब क्या होगी, मुख गुहा होगी। ये जो खाली जगह होती है, बक्कल कैविटी जिसे बोलते हैं अपन, मुख गुहा होगी। अच्छा, मुख गुहा के अंदर भी अपने को दो पार्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सा, एक तो पढ़नी है जीभ के बारे में, और एक पढ़ना है हमें दांत के बारे में। ठीक है, जीभ और दांत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुख गुहा होती है, मुख गुहा के अंदर ही लार ग्रंथियां होती है। अब मुख गुहा के अंदर दो पार्ट हो गए, जीभ दांत। अब मुख गुहा से भोजन कहाँ पर चला जाएगा, ग्रसनी के अंदर। ये ग्रसनी क्या होती है, जहां पर नासा गुहा और मुख गुहा दोनों आकर जिस पार्ट में खुलते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब भोजन ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी में कहाँ पर जाएगा, एक नलिका जैसी संरचना होती है जिसे अपन कहते हैं ग्रसिका। तो ये वाला पार्ट हो गया अपना ग्रसिका का, ये ग्रसिका है। तो अब यहाँ पर भोजन चला जाएगा ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका के बाद में कहाँ पर भोजन जाएगा, आमाशय के अंदर। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल थैली जैसा पार्ट है, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं, और सॉरी आमाशय कहते हैं। और आमाशय जो है वो तीन भागों में बटा होता है, या इसके तीन भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग जठरागम भाग, मैंने अभी भी आपको बताया कि इसके अंदर जठर ग्रंथियां होती है। तो जठर ग्रंथियां होती है, तो याद करने का तरीका क्या है अपना, जठरागम, जठर भाग में आने वाला, आगम यानी आने वाला, कहाँ से आने वाला, ग्रसिका से आने वाला भोजन। तो जठरागम भाग सबसे ऊपर हो जाएगा। बीच में फूला हुआ भाग फंडस भाग होता है, और जहां से अब ग्रहणी के अंदर जाएगा, ग्रहणी कौन है, छोटे आंत्र का भाग है। तो जहां पर ये आगे छोटी आंत्र के अंदर जहां पर जाएगा उसे अपन क्या कहते हैं, जठर निर्गमी भाग कहते हैं, जहां निर्गमी यानी निकलना। ठीक है, अब कहा, अच्छा अब यहाँ पर इस भोजन को क्या कहा जाएगा, काइम कहा जाएगा। जबकि बोलस, मुख गुहा के अंदर जो पचित भोजन होता है उसको अपन कहते हैं बोलस। छोटी आंत्र के अब भोजन चला जाएगा छोटी आंत्र के अंदर। अब छोटी आंत्र के भी तीन भाग है, कौन कौन से हैं, ग्रहणी है, अग्र शुद्रांत्र है, और शुद्रांत्र है। तीन प्रकार के भाग है इसके। ठीक है, तीन पार्ट है इसके। अब यहाँ से छोटी आंत्र से भोजन कहाँ चला जाएगा, अब बड़ी आंत्र में। और छोटी आंत्र के अंदर जब भोजन का पाचन होता है ये, तो उसे अपन क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। अब भोजन बड़ी आंत्र के अंदर जाएगा, बड़ी आंत्र के भी फिर से तीन भाग होते हैं। अपन ने कौन कौन से पढ़े, उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय। उंडुक को ही मैं यूं कहूं कि कृमि रूपी परिशिशिका हम बोल सकते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता है शरीर के अंदर। ठीक है, अगर इसको हटवा भी दिया जाए तो उसका कोई कार्य नहीं होता, इसलिए अपन हटा सकते हैं। ठीक है, कृमि रूपी परिशिशिका जिसे अपन कहते हैं अपेंडिक्स। दूसरा भाग आता है बृहदांत्र, और तीसरा भाग आता है मलाशय। मलाशय जहां पर मल का आशय, आशय का मतलब क्या है, जहां पर मल आकर इकट्ठा होगा। और मलाशय के बाद वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, गुदा। और गुदा के बाद में कौन आ जाता है, गुदा द्वार आ जाता है, और गुदा द्वार से शरीर से भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो पहले तो अपन ने जानकारी ले ली है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से अंग इसके अंदर आएंगे। प्लीज एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे कहते हैं ना कि इंग्लिश में भी, तो मैं आपको एक काम करिए, क्योंकि इंग्लिश में हमें पता है कि बोर्ड पूरा भर चुका है, तो मुझे यहाँ पर शब्द लिखने की जगह नहीं है। तो जब मैं एक एक अंग को या एक एक ग्रंथि को जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसके साथ साथ मैं इंग्लिश में भी वर्ड लिख दूंगी। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए इसे रफ कर देती हूं मैं।
देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए पाचन तंत्र की हमने बात की है कि दो भागों में बटा होता है, जिसमें से पहला भाग हमने पढ़ा कौन सा, आहार नाल, और दूसरा क्या होता है, पाचक ग्रंथियां होती है। पाचक ग्रंथियां तीन टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की, ठीक है। आहार नाल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आहार नाल की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि कहां से शुरू हो रही है, मुख से खत्म कहां हो रही है, गुदा तक, ठीक है। और कैसी है ये आहार नाल, पेशी अंग है, पेशी अंग है, और एक लंबी नलिका रूपी संरचना है जो कैसी है, कुंडलित है। कुंडलित है, ये देखिए आपको सब कुंडलन दिखाई दे रहे होंगे, मुड़ी तुड़ी होती है ये, तो कुंडलित होती है। अब बात करते हैं हम इसकी लंबाई की, कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है जीवित अवस्था की, अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है 4 से 4.5 मीटर। कितनी हो जाएगी, 4.5 मीटर। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मर जाने के बाद में ये जो आहार नाल है वो कैसी होती है, शिथिल, यानी कि कैसी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तब उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7 से 8 मीटर। कितनी हो जाएगी उसकी लंबाई, 7 से 8 मीटर उसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। जीवित अवस्था में तो उसकी लंबाई कितनी है, 4.5 मीटर होती है। जबकि जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी जो लंबाई हो जाती है आहार नाल की, वो शिथिलन की वजह से कितनी हो जाती है, 7 से 8 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले आहार नाल का कौन सा पार्ट आता है, मुख आता है, सभी को पता है मुख। मुख को अपन क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं, माउथ कहते हैं, ठीक है। तो मुख आप सभी को पता है कि मुख जो होता है उसका एक छिद्र होता है, जो कहां से खुलता है, दो ओष्ठों से खुलता है, या यूं कहूं कि दो ओष्ठों से घिरा होता है। दो ओष्ठ का मतलब क्या होता है, एक ऊपर वाला होठ, एक नीचे वाला होठ, ठीक है। तो दो ओष्ठ होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर की ओर अगर मैं माउथ के बाद की बात करूं तो माउथ के बाद क्या पार्ट आता है, कौन सा आता है, मुख गुहा। कौन सा पार्ट आ जाएगा, मुख गुहा, जिसे अपन क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर बात की थी कि जो बक्कल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, उसमें हमें दो पार्ट को पढ़ना है, दो चीजों को पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, और फिर पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है, और जीभ एक छोटा सा पार्ट है, उसे अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो जीभ के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीभ जो होती है एक कैसी अंग है, कैसा है ये, एक संवेदी अंग होता है। संवेदी अंग होता है जो स्वाद का पता लगाने का काम करता है, संवेदी अंग होता है ये। और ये क्या होता है, ये क्या काम करती है, तो ये स्वाद का पता लगाने का काम करती है। क्या काम करेगी, स्वाद का पता लगाने का। जीभ के बारे में तो आप सभी इंग्लिश में जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं इसे, टंग बोलते हैं, और दांत को हम टिथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्वाद का पता लगाने का काम करती है। क्यों करती है स्वाद का पता लगाने का काम, ऐसा क्या होता है इसके ऊपर। तो हम सभी जानते हैं कि अगर मैं दांत, एक जीभ की जो संरचना की अगर बात करूं कि जीभ स्वाद का क्यों पता लगाती है, तो जीभ के ऊपर क्या होती है, स्वाद ग्रंथियां, सॉरी, स्वाद कलिकाएं होती है, ठीक है। क्या होती है इसके ऊपर, स्वाद कलिकाएं होती है, छोटी छोटी सी। अगर आप देखो, आप आईने में जाकर आज देखना कि इसके ऊपर आपको छोटी छोटी सी कलिका जैसी संरचना दिखेगी, उसे हम क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं। और ये स्वाद कलिकाएं क्या काम करती है, जीभ खाने का स्वाद का पता लगाती है। अगर ये स्वाद कलिकाएं नहीं होती तो हमें स्वाद का पता नहीं लगता, और हम कुछ भी खाते हैं तो हमें टेस्ट का पता नहीं चलता, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट बडिंग भी कहते हैं। अब ये स्वाद कलिकाएं कौन कौन सी, आपको पता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हम सभी टाइप का, मीठा, खट्टा, कड़वा, बहुत
बहुत सारी चीजें हम खाते हैं, तो उस सभी का पता लगाती है। तो यहाँ पर आगे वाली जो यहाँ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं वो किसका पता लगाती है? मीठे पदार्थों का या मीठे स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, यहाँ पर आगे की साइड में यहाँ पर जो स्वाद कलिकाएं होती है ये कौन से स्वाद का पता लगाती है? नमकीन स्वाद का पता लगाती है, नमकीन स्वाद का पता लगाती है। यहाँ पर जो कलिकाएं होंगी वो कौन से स्वाद का पता लगाएगी? खट्टे स्वाद का पता लगाती है। और पीछे की ओर यहाँ पर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो कौन से स्वाद का पता लगाती है? कड़वे स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, सबसे आगे वाली कलिकाएं क्या करेगी? मीठे स्वाद का पता लगाएगी। इसके बाद में आइट साइड में जो कलिकाएं हैं वो नमकीन स्वाद का पता लगाएगी, और पीछे की ओर, इससे पीछे की ओर जो कलिकाएं होती है वो खट्टे स्वाद का पता लगाती है, और सबसे पीछे की ओर क्या लगाती है? कड़वे स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, आप कभी भी खाना खाओ तो भी ये देखना कि अपने को यहाँ पर वो स्वाद कैसे पता चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे की ओर और स्वाद कलिकाएं होती है, सबसे पीछे की ओर, जीभ के सबसे पीछे की ओर, वो कौन से स्वाद का पता लगाती है? तो जब हम लहसुन खाते हैं, लहसुन खाते हैं, जब हम अदरक खाते हैं, जब हम प्याज खाते हैं, तो इनका पता लगाने का काम, इनके स्वाद का पता लगाने का काम जो होती है वो सबसे पीछे की ओर क्या पाई जाती है? अपनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बडिंग पाई जाती है। तो वो सबसे पीछे की ओर जो हमें स्वाद का पता लगवाती है, कौन कौन सी, किस स्वाद का? लहसुन, अदरक और प्याज के स्वाद का पता लगवाती है, वो सबसे पीछे की ओर वो बडिंग पाई जाती है। तो ये जीभ हो गई। जीभ कैसा है? एक पेशीय मांसल अंग होता है, पेशीय और मांसल अंग होता है। पेशियों का होता है, कोई हड्डी वड्डी नहीं होती है उसके अंदर, और ये क्या काम करती है? स्वाद का पता लगाने का काम करती है। इसके अंदर क्या होती है? इसमें कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। सबसे आगे वाली स्वाद कलिकाएं मीठे स्वाद का पता लगाएगी, पीछे की ओर जो साइड में स्वाद कलिकाएं होती है वो नमकीन स्वाद का पता लगाती है, उसके पीछे की जो स्वाद कलिकाएं यानी कि बीच की जो स्वाद कलिकाएं होती है वो खट्टा स्वाद का पता लगाती है, और उसके भी पीछे वाली जो स्वाद कलिकाएं वो कड़वे स्वाद का पता लगाएगी। और सबसे पीछे कड़वे स्वाद कलिकाएं के भी पीछे की ओर कलिकाएं होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? वो किसका पता लगाती है? लहसुन और अदरक, प्याज वगैरह जो हम खाते हैं उनके स्वाद का पता लगवाने का काम करती है। आगे हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। ठीक है, ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक था जीभ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। तो मैं इसको भी रफ कर देती हूँ। दांत के बारे में, दांत होते हैं वो कहाँ होते हैं? हम जानते हैं कि दांत जो होते हैं वो दो जबड़ों के अंदर, हमारे मुख के अंदर दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा, एक नीचे वाला जबड़ा। नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो चल होता है, चल का मतलब वो हिल मिल सकता है। आप कोशिश करना कि आपका नीचे वाला जबड़ा जो है वो गति कर सकता है, जबकि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, वो कभी भी गति नहीं कर सकता है। तो दो जबड़े होते हैं हमारे मुख के अंदर, और दोनों ही जबड़ों के अंदर क्या होते हैं? दांत उपस्थित होते हैं। अब दांत किसके अंदर होते हैं? तो दांत जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे जबड़े हो गए, ठीक है, इनके अंदर ऐसे सॉकेट बने होते हैं, यूं ऐसे सॉकेट बने होते हैं, जिसके अंदर कोई भी दांत होगा वो पाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सॉकेट होते हैं, उसके अंदर दांत पाए जाते हैं। तो कुछ दांत के बारे में हम पहले से थोड़ी सी नॉर्मल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि दांत जो होते हैं, मनुष्य के दांत वो कैसे होते हैं। तो देखिए, मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि दांत जो होते हैं वो अंदर मसूड़ों के अंदर होते हैं, है ना, जबड़ों के अंदर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती का मतलब क्या है? दांत जो होते हैं वो किसमें गड़े हुए हैं? मसूड़ों के अंदर। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं ये कैसे होते हैं, तो ये विषम दंती होते हैं।
कैसे होते हैं? विषम दंती। अब विषम दंती दांत क्यों कहा गया है इन्हें? तो देखिए, हम जानते हैं कि बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे बात करेंगे, क्या क्या काम करते हैं वो भी आगे बात करेंगे। तो 4 टाइप के दांत होते हैं, यानी अलग अलग दांत होते हैं, प्लस उनके साथ ही वो अलग अलग दांत जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं मुख के अंदर। ठीक है, भोजन को अलग अलग चबाने काटने का कार्य करते हैं, इसलिए क्योंकि वो अलग अलग होते हैं इसीलिए हम क्या कहते हैं? विषम दंती इनको कहते हैं। तीसरी चीज आपको और याद रखनी है कि हमारे दांत कैसे हैं? द्विबार दंती हैं, द्विबार दंती है। ठीक है, द्वि यानी कि 2, बार यानी कि बार समय, और दंती यानी कि दांत, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में दांत जो होते हैं वो 2 बार उगते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे 2 बार कैसे? तो आप सभी को पता है कि एक तो बचपन में आपके दांत उगते होंगे जिसे अपन कहते हैं दूध के दांत, और उसके बाद ही जब वो दूध के दांत टूट जाते हैं उसके बाद फिर और एक बार और नए दांत उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी दांत। ठीक है, तो दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन में 2 बार उगते हैं, इसीलिए इनको अपन क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। अब द्विबार दंती के अंदर दांत 2 बार कौन कौन से उगते हैं भाई? तो 2 बार उगने वाले दांत कौन से हैं? एक तो बचपन में उगेंगे जिससे अपन क्या कहेंगे? दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, अब दूध के दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या होती है 20। कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, दूध के दांत 20 होते हैं, जबकि अच्छा, जो दूध के दांत जब टूट जाते हैं उसके बाद जो दांत उगते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? स्थायी दांत कहते हैं, स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी दांतों की सभी को पता है कितनी होती है? 32 दांत होते हैं अपने, है ना, 32 दांत होते हैं। तो स्थायी दांत कितने हो गए? 32 दांत होते हैं, जबकि दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। ठीक है, तो दूध के तो हो गए 20 और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी? 32 दांत हो गए। तो आपको ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर दांत के बारे में कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पहले याद रखना है कि द्विबार दंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 बार उगते हैं। कौन कौन से 2 बार? एक तो हो जाएगा दूध के दांत और एक हो जाएगा स्थायी दांत। ठीक है, विषम दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि दांत अलग अलग प्रकार के कार्य भी करते हैं और अलग अलग संरचना के भी होते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। गर्त दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉकेट में लगे होते हैं, मसूड़ों में लगे होते हैं, अंदर की ओर धसे होते हैं उस सॉकेट के अंदर, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। ऊपर नहीं पड़े रहेंगे, ये अंदर की ओर धसे रहेंगे। ठीक है, अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे देखते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट? हाँ, चलिए एक बार एक कुछ और अलग से जानकारी दे देती हूँ आपके दांतों के बारे में, कि अगर कभी पूछ लिया जाए आपको कि हमारे जीवन में केवल एक बार उगने वाले दांत कौन से हैं, जो केवल लाइफ में एक ही बार उगते हैं, तो आपको पता है कि 20 दांत तो दूध के दांत जो होते हैं जो बचपन में उगते हैं, उसके बाद में हमारे जो दांत होते हैं वो 32 दांत होते हैं। तो एक ही बार लाइफ में एक बार आने वाले एक ही बार उगने वाले दांत कितने हो गए? तो 32 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 12 दांत हो जाएंगे। तो 12 दांत जो ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा एक ही बार उगते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज आपने और नाम सुना होगा, अक्ल की दाढ़। अक्ल की दाढ़, है ना, दाढ़ या दाढ़ जो भी होती है जो। ठीक है, अकल की दाढ़ की अगर मैं बात करूं तो वो कौन से दांत होते हैं? तो अकल की दाढ़ जो होती है उससे, अच्छा, इससे का कोई रोल नहीं है कि अकल की दाढ़ का मतलब कि अकल आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकल की दाढ़ क्या होती है इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने कहा कि ये विषम दंती होते हैं, तो विषम दंती का मतलब है कि दांत जो होंगे वो कैसे होंगे? अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे, और कार्य भी उनके क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि दांत जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है? कृतनक, कृतनक दांत होते हैं। ठीक है, अगला कौन सा? कृतनक के बाद में क्या आ जाएगा? रदनक, रदनक दांत होते हैं। नेक्स्ट कौन आ जाता है? अग्रचवर्णक,
अग्र चवर्णक। और चौथे नंबर पे कौन आ जाता है, चवर्णक। चवर्णक यानी कि दांत जो होते हैं कितने प्रकार के, मैंने ये नहीं कहा कि दांत 4 होते हैं, 4 नहीं होते हैं, होते तो 32 है, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, कृतनक दांत, रदनक दांत, अग्र चवर्णक दांत और चवर्णक दांत। ठीक है, कृतनक दांतों की अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं, तो आप कहोगे कि ये 8 होते हैं। ठीक है, रदनक दांत कितने, अच्छा कैसे निकालते हैं ये आपको अगर ऐसे याद भी नहीं रहता हो ना, तो मैं भी एक सूत्र बताऊंगी, उससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अग्र चवर्णक दांतों की कितनी होती है, 8 होती है। और चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। टोटल कितने हो गए, 32 दांत हो गए। टोटल कितने हो गए, 32 दांत हो गए। ठीक है, पहले तो आपको संख्या याद रखनी है। अब देखते हैं कि कृतनक दांत कौन से होते हैं। तो जब आप स्माइल करते हो या जब आप बोलते हो तो आगे वाले जो आपको 4 दांत दिखाई देते हैं, 2 ऊपर के दांत हो गए, है ना, 4 ऊपर के दांत हो गए और 4 नीचे के दांत हो गए, टोटल कितने हो गए, 8 दांत। तो 4 जो आपको आगे वाले दांत दिखाई देते हैं ऊपर ऊपर जबड़े में, और 4 नीचे वाले जो दांत दिखाई देते हैं निचले जबड़े में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कृतनक दांत, है ना। क्या कहेंगे इनको अपन, कृतनक दांत कहेंगे। और कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती है, 8। 8 का मतलब क्या है, ऊपर 2 जबड़े हैं ना हमारे पास, अब इसके आधे करो, 2 जबड़े हैं तो 8, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे की ओर हो गए, इसलिए अपन इनको कहते हैं स्माइली टिथ। स्माइली टिथ क्यों, जब हम स्माइल करते हैं तो यही दांत अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, तो 2 जबड़ों में, ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए, 4 और प्लस 4, तो टोटल कितने हो गए, 8। रदनक दांत कौन से होते हैं, तो कृतनक दांतों के आइट साइड में आपको दांत दिखाई देंगे, बिल्कुल तीखे से नुकीले नुकीले दांत होते हैं, उनको हम कहते हैं रदनक दांत। अब रदनक दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो 4 का मतलब कि ऊपर कितने हो गए जबड़े में, 2 दांत, और निचले वाले जबड़े में कितने हो गए, 2 दांत, यानी कि 2 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 4। ऊपरी जबड़े में 2 दांत, निचले वाले जबड़े में 2 दांत। अग्र चवर्णक जो होते हैं, इसके पीछे वाले जो अग्र चवर्णक जो दांत होते हैं, रदनक के पीछे वाले जो दांत होते हैं उन्हें अपन कहते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की टोटल संख्या कितनी होती है, 8। इसका मतलब कि 4 ऊपर हो गए और 4 क्या हो गए, नीचे वाले दांत हो गए। पीछे सबसे पहले जो, सबसे बाद में यानी कि सबसे पीछे की ओर जो दांत आते हैं उसको अपन कहते हैं चवर्णक दांत। और चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है, इसका मतलब ये कितने हो गए, 6 + 6 12 हो गए। ठीक है, अब देखिए काम क्या है इसका। कृतनक जो दांत होते हैं, नाम से देखिए का आ रहा है ना, मतलब कि काटना। क्या काम करेंगे ये, काटने का काम करेंगे। भोजन को काटने का काम कौन करता है, कृतनक दांत करते हैं। ठीक है, तो काटने वाले दांत कौन से हो गए, कृतनक दांत हो गए, है ना। अब दूसरा आता है रदनक दांत। रदनक दांत के कार्य क्या है, तो रदनक दांत जो होते हैं वो क्या काम करेंगे, चीरने फाड़ने का काम करेंगे। क्या करेंगे, चीरने फाड़ने का काम करेंगे। भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक दांत करते हैं। अब रदनक दांत चीरने फाड़ने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा विकसित ये रदनक दांत किन जंतुओं में होंगे, कार्निवोरस के अंदर, यानी कि मांसाहारी जंतुओं के अंदर। आप देखिएगा कि मांसाहारी जैसे कि चीता हो गया, शेर हो गया, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो विकसित दांत होते हैं वो रदनक दांत होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, कार्निवोरस है, किसी जीव को मार फाड़ कर खाते हैं, तो चीरने का काम करते हैं। तो चीरने का काम कौन करता है, रदनक दांत। तो इसी वजह से ये उनके अंदर सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। अग्र चवर्णक की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या काम करेगा, चबाने का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। भोजन को चबाना या पीसना, या लार के साथ के लार जब आएगी तो उसके साथ में पीसना, वो कौन करेगा, अग्र चवर्णक दांत करेंगे। और चवर्णक दांत क्या काम करते हैं, ये भी चबाने का काम ही करते हैं। क्या काम करेंगे, चबाने का काम। इन्हीं को अपन दाढ़ भी बोलते, पीछे वाले जो होते हैं दाढ़ भी बोलते हैं। अच्छा, दाढ़ से मेरे को याद आया, अभी मैंने आपको बताया था कि अकल की दाढ़, तो अकल की दाढ़ इनमें से कौन से दांत हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, चवर्णक दांत हो जाएंगे। सबसे पीछे की ओर चवर्णक दांत हो जाएंगे। कितनी संख्या होती है उनकी, 4। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो अकल की दाढ़ जो होती है वो 4, जिनकी संख्या 4 होती है, सबसे पीछे की ओर होती है, और इनको अपन क्या कहते हैं, चवर्णक दांत भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका कोई अकल से कोई कनेक्शन नहीं है। इनको अकल की दाढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये दांत ये दाढ़ें जो होती है वो कब आती है, ये अकल की दाढ़ जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, यानी कि हम कहें कि 21-22 साल की उम्र के अंदर आ जाती है।
तो 21-22 साल की उम्र के अंदर इंसान जो है परिपक्व हो जाता है, एक सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, मानसिक बुद्धि का विकास हो जाता है। इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर मतलब उस टाइम तक वो कहते हैं ना कि अक्ल आ गई है, अब इसके अंदर अब बड़ा हो गया है, तो इस वजह से इसको क्या कह देते हैं, अक्ल की दाढ़ कह देते हैं। क्या कौन सी होती है ये? पीछे के चमड़क दांत होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसको अवशेषी अंग माना गया है। अवशेषी अंग क्यों माना गया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये ना भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये उगते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है हमारे माउथ के अंदर। क्यों दर्द होता है? क्योंकि जब तक जो हमारे मसूड़े होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और इतने कठोर भाग में से जब ये दांत निकलते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा दर्द की अनुभूति होती है। तो ये बहुत बाद में उगते हैं। अगर ये नहीं भी है, 21-22 साल के बाद में उग भी रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले ही अगर नहीं भी है तो भी हम खाना खा सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। रदनक दांतों की संख्या 4, अग्रचवर्णक की 8, चवर्णक की 12। ठीक है, कृतनक दांत क्या काम करेंगे? काटने का काम करते हैं भोजन को। रदनक दांत क्या काम करते हैं? चीरने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक क्या काम करते हैं? चबाने का काम करते हैं। और चवर्णक क्या काम करेंगे? ये भी चबाने का काम करते हैं। अक्ल की दाढ़ जो दांत होते हैं वो कौन से किस प्रकार के होते हैं? चवर्णक होते हैं। अवशेषी दांतों के रूप में माना गया है इनको। और अवशेषी दांत होने की वजह से इनको, ये होने या ना होने से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना भी खाना खाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपका एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे कि किसकी संख्या कितनी होती है। चलिए बता ही देती हूँ। देखिए, कृतनक दांतों को इंग्लिश में कहा जाता है इंसाइजर। इंसाइजर को आई से शो करते हैं। रदनक को कहा जाता है केनाइन, और अग्र चवर्णक को कहा जाता है प्रीमोलर, और चवर्णक को कहा जाता है मोलर। ठीक है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये दांत होते हैं। अब इनका अपन सूत्र निकालते हैं। तो सिंपल सा सूत्र आप याद रखिए, 21-23 बटे हुए 21-23 इंटू कर लीजिए 2। अगर आपको सिर्फ दांतों की संख्या ही निकालनी है कि मुझे दांत याद नहीं होते हैं, कैसे मैं इनकी संख्या निकालूं, तो आप ये याद कर लीजिए। बाकी मैं फॉर्मूला आगे लिख के बताऊंगी आपको। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? देखिए, 2 को हम इन सबसे पहले गुणा कर लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं से भी, नीचे वाली संख्याओं से भी। तो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये की यही संख्या नीचे आ जाएगी, सेम है इसलिए। अब इनको कोई काटना नहीं है। 4 को 4 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, तो एक दांत तो होता ही नहीं अपने, है ना। तो इनको काटना नहीं है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8, 2 2 4, 4 4 6, 6 6 और 12। देखिए आगे नहीं ये संख्या, याद देखिए, ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, 8। ठीक है ना, तो आगे नहीं है संख्या, 8 4 8 और 12, 8 4 8 और 12। तो इसमें से कृतनक कौन हो गए, 8 हो गई इनकी संख्या। रदनक दांतों की संख्या 4 हो जाती है, और अग्र चवर्णक दांतों की 8 और चवर्णक दांतों की 12। अब आपको इसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। पहले लिखिए इंसाइजर। इंसाइजर का कितना होता है, 2/2। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं, केनाइन आते हैं। तो केनाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1। उसके बाद प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक, उसका कितना होता है, 8, सॉरी 2/2। और कौन आ जाता है, मोलर। मोलर में कितने होते हैं अपने, 3 और 3, 3 और 3। ठीक है, अब इनको क्या करना है आपको, इनटू सभी को 2 से इंटू कर लेना है। और जब 2 से इंटू कर लोगे तब ये संख्या आ जाएगी आपके पास। तो है ना इजी बिल्कुल। तो आपको अगर दांतों की संख्या याद भी नहीं है ना, तो इस फॉर्मूले के तहत आप उसको निकाल सकते हो, आप उसको याद कर ले सकते हो। ठीक है ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये है दांत। तो कार्य याद रखने हैं, संख्या कितनी है, नाम क्या क्या है इनके, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो हमने गर्तदंती, विषमदंती और द्विबार दंती, ये 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। 2 प्रकार के दांत, 2 बार उगते हैं दांत, है ना। पहली बार उगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, दूध के दांत, जिनकी संख्या 20 होती है। और जब बाद में दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद में जो दांत उगते हैं उनको अपन स्थायी दांत कहते हैं, और उनकी संख्या 32 होती है। अब उसके बाद में आपने को ये चीजें याद रखनी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए आगे हम देखते हैं दंत की संरचना। आपका अगला टॉपिक है दंत की संरचना। दंत के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं दंत की संरचना। दंत की संरचना, अब दंत की संरचना हमें पढ़नी है। दंत के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है कि ये गर्त दंती होते हैं, विषम दंती होते हैं, है ना। तो दंत की अगर मैं संरचना की बात करूं तो अपन ने जब पढ़ा था कि गर्त दंती होते हैं, इसका मतलब ये मसूड़ों के अंदर गड़े होते हैं ये। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसके 3 पार्ट होते हैं, दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला भाग जो होता है उसे अपन कहते हैं मूल। क्या कहते हैं? मूल। और ये कहाँ पर होता है? जहां पर मसूड़े जो होंगे, सॉकेट, जो मसूड़ों के जो सॉकेट होंगे, वहां पर जब ये अंदर की ओर गड़ा रहेगा, जिस भाग से अंदर की ओर ये गड़ा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? मूल। इसी वजह से तो, क्योंकि ये गड़ा हुआ है, इसी वजह से तो अपन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गर्त दंती कहते हैं। गड्ढे के अंदर दांत, गर्त यानी क्या होता है? गड्ढा होता है। तो ये मसूड़े का एक गड्ढा है, उसके अंदर ये सॉकेट है, सॉकेट को ही हम गड्ढा बोल रहे हैं, और इसके अंदर ये गड़ा हुआ है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? गर्त दंती। तो इसका पार्ट कौन सा हो गया? मूल। अब देखिए सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं शिखर। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? शिखर का। और शिखर और मूल के बीच वाला भाग, जहां पर ये मसूड़ों के अंदर जहां से ये प्रवेश करेगा, उस भाग को, जिस जगह से ये प्रवेश कर रहा है उस भाग को अपन क्या कहते हैं? ग्रीवा। क्या कहेंगे इसकी? ग्रीवा। ठीक है, तो दांत के कितने भाग हो गए? 3। शिखर सबसे ऊपर वाला पार्ट, ग्रीवा बीच वाला भाग जहां से ये प्रवेश करता है मसूड़े के अंदर, और मूल। मूल का मतलब तो अपन जानते हैं, ये जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? कि जो अंदर होगी, है ना। मिट्टी के अंदर अगर जड़ है तो अपन कहते हैं ना कि अंदर की ओर है ये जड़, तो इसकी भी तो जड़ें अंदर की ओर होगी ना, मसूड़े के अंदर होगी, तो ये वाला हो जाता है मूल पार्ट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शिखर वाले पार्ट की कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो शिखर से पहले मैं ये आपको ये बताऊं कि इसका जो जो दांत होता है वो एक कठोर संरचना से बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। तो जो दांत होता है इसका मुख्य भाग किसका बना होता है? कठोर संरचना का बना होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? डेंटिन कहेंगे। और इस डेंटिन के ऊपर एक सफेद परत चढ़ी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे इनेमल कहेंगे। और ये इनेमल जो होती है वो बहुत कठोर संरचना होती है, और यहाँ तक कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वो कौन होता है? इनेमल होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल है। इनेमल कहाँ है? दांत के ऊपर चढ़ी हुई सफेद परत। ये किसके ऊपर होती है? डेंटिन के ऊपर। डेंटिन क्या है? हमारे जो दांत होते हैं वो डेंटिन के बने होते हैं। ठीक है, डेंटिन क्या है कि जो हमारे दांत है वो डेंटिन के बने होते हैं, और डेंटिन बहुत ही कठोर संरचना होती है। ठीक है, कैल्शियम फोस्फेट वगैरह होते हैं इसके अंदर। अब डेंटिन के नीचे की ओर आप अगर संरचना की बात करूं मैं, डेंटिन के नीचे की ओर आप संरचना देखोगे, ये रेड रेड जो मैंने संरचना बनाई है, पहली चीज को ये रेड क्यों बनाई है? तो इस संरचना के अंदर क्या होता है? इसके अंदर रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो रुधिर वाहिनियों की वजह से, अब रुधिर वाहिनियां तो आपको पता है कि उसके अंदर खून बहेगा, ब्लड बहेगा, तो रेड रेड कलर का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर, अच्छा आपके बुक के अंदर भी ये ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर रेड रेड पार्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? मज्जा गुहा कहते हैं। इसी मज्जा गुहा के अंदर, ये मज्जा गुहा कहाँ है? डेंटिन के नीचे वाला पार्ट है। इसी मज्जा गुहा के अंदर क्या होता है? इसके अंदर रुधिर वाहिनियां होती है, और इसके अंदर तंत्रिकाएं होती हैं। रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं इसी मज्जा गुहा के अंदर आती है, और इस जो ये दांत है इस तक क्या पहुंचाती है? रुधिर पहुंचाती है। और इसके अंदर जो संवेदी अंग है एक प्रकार का, ये मुख के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर जो सूचनाएं होंगी वो वगैरह कौन लेके आएगी? तंत्रिकाएं लाएगी। ठीक है, तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं होती है। अब जिस भाग से ये किससे जुड़ा होता है? मसूड़ों से जुड़ा होता है, जहां से उस संरचना को अपन क्या कहते हैं? सीमेंट। अब सीमेंट आपको पता है जोड़ने का काम करता है, तो ये भी जोड़ने का काम करेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे? सीमेंट कहेंगे। और देखिए यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर, यहाँ से ये प्रवेश करती है, कौन प्रवेश कर रही है? तंत्रिका और रुधिर वाहिनियां प्रवेश कर रही है।
इसे इस जगह से जहां से ये प्रवेश करेगी उसको अपन क्या कहेंगे, मूल रंध्र कहेंगे। और मूल रंध्र जो होगा वो उसके अंदर भी होगा, नीचे की ओर खुला रहेगा ताकि वो सभी ओर से फैला रहे, है ना। वहां बहुत सारी जगहों से वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां वगैरह आएगी, तो ये आएगी तो यहाँ से ये क्या होता है, खुला होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, मूल रंध्र का खुला छोर। तो ये बात की अपन ने किसकी, दंत की संरचना की। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि दंत जो होता है वो 3 भाग का बना होता है, शिखर, ग्रीवा और मूल भाग का बना होता है। शिखर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ग्रीवा बीच वाला भाग जहां से ये अंदर की ओर धंसा रहेगा, और मूल जो होता है वो गर्त का पार्ट है, जो कि कहाँ पर जो हमारे मसूड़े होते हैं उसके अंदर का भाग होता है मूल, ठीक है। ये जो दांत है उसका मुख्य भाग जो होता है, ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। मुख्य भाग होता है ये डेंटिन, यानी कि हमारा दांत किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। और डेंटिन के ऊपर एक बहुत ही कठोर परत पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और इनेमल जो होती है वो हमारे शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। और आपको याद होगा कि अच्छा, आपको ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि कभी कभी हमारे जो दांत होते हैं वो कमजोर होने की वजह से जब हम कुछ गर्म या ठंडा ज्यादा खा लेते हैं तो हमें दांतों के अंदर कुछ दर्द सा महसूस होता है, झंझनाहट सी होती है ना, ये एड भी आता है इसके अंदर। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि किसी कारण की वजह से, या तो हमारे मुख के अंदर हम दांतों को जब साफ नहीं करते हैं तो जीवाणु जो होते हैं वो इनेमल की परत को क्या करते हैं, ऊपर से हटा देते हैं। और हटाने की वजह से यहाँ पर ये डेंटिन पार्ट रह जाता है, और डेंटिन के नीचे ही आप जानते हो कि क्या है, यहाँ पर क्या आती है, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं आती है। तो जब हम कुछ गर्म या ठंडा खाएंगे तो इनेमल का पार्ट तो हट चुका है, तो वो डेंटिन के संपर्क में आएगा, गर्म या ठंडा। और डेंटिन के नीचे ही कौन सा पार्ट होता है, यहाँ पर रुधिर वाहिनियां होती है, यानी कि वो गर्म या ठंडी चीज जो होगी वो रुधिर वाहिनियों और तंत्रिकाओं के संपर्क में आएगी। इसी वजह से हमारे मसूड़ों में, या यूं कहूं कि हमारे दांतों के अंदर क्या होती है, दर्द होने लग जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि डेंटिन के नीचे वाला पार्ट को अपन मज्जा गुहा कहते हैं। ये एक खाली कैविटी होती है जिसके अंदर क्या आते हैं, जिसके अंदर रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं आकर प्रवेश करती है। रुधिर वाहिनियां ब्लड को लाएगी और तंत्रिकाएं अपना काम करेगी, ये क्या करेगी, मैसेज को पहुंचाने का काम करेगी। और यहाँ पर जिस भाग से ये जुड़ा होता है, जहां से ये चिपका होता है मूल से, या यूं कहूं कि गर्त में जहां से चिपका होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीमेंटम कहते हैं या सीमेंट कहते हैं। और जहां से ये कौन प्रवेश कर रही है, रुधिर वाहिनी, तंत्रिकाएं, उसको हम क्या कहेंगे, मूल रंध्र। और यहाँ पर नीचे की ओर इसका खुला सिरा होता है ताकि ये आगे से आगे फैली हो सके, क्योंकि पूरे शरीर में फैली होती है ना रुधिर वाहिनियां, तो इस तरह से ये पूरे शरीर के अंदर फैली रहती है, तो ये इसका खुला छोर हो जाता है। तो ये दंत की संरचना की बात की अपन ने। तो मुख के अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ ली है, कौन कौन सी, दांत कंप्लीट हो गया है, जीभ कंप्लीट हो गई है। जीभ क्या काम करेगी, स्वाद का पता लगाने का काम करेगी। दांत क्या काम करेंगे, काटने फाड़ने का काम करेंगे, भोजन को चीरने का काम करेंगे, भोजन को चबाने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इसको बिल्कुल जरूर देखना। आज की वैसे ये फर्स्ट क्लास ही है, तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपने अगर कोई चीज पहले नहीं देखी है तो वो देखो जाकर। हाँ, कुछ लेसन्स हैं वो अपन ने कर लिए हैं, कवरअप कर लिए हैं, तो कोई नया बच्चा है तो प्लीज वो जाकर आप पहले वाले लेसन देखिए। तो आज अपना ये पार्ट हो जाता है। इसके बाद में हम आगे की ओर क्या पढ़ेंगे, ग्रसनी। अब देखिए, ग्रसनी का अगर मैं बात करूं तो वैसे हमने ये ग्रसनी का पार्ट जो है वो पहले पढ़ लिया है। ग्रसनी किसे कहेंगे, जब हमारी मुख गुहा और नासा गुहा जाकर जिस भाग पर मिल जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। मुख के सामने वाला भाग मुख ग्रसनी हो जाएगा, और नासा गुहा के सामने वाला भाग क्या हो जाएगा, नासा ग्रसनी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा, कोई पाचन वाचन की क्रिया नहीं होगी। हालांकि मुख के अंदर पाचन की क्रिया होगी, लेकिन हम वो तब पढ़ेंगे जब हम लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पाचन की क्रिया पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे पाचन होता है, ठीक है। अच्छा, मुख के अंदर ही 3 ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी भी पाई जाती है, 3 प्रकार की भी होती है, जिसे अपन लार ग्रंथि पढ़ेंगे, जो कि हम ग्रंथियों वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ग्रसनी के अंदर कोई पाचन की क्रिया नहीं होगी, ग्रसनी के अंदर बस भोजन जो होगा वो आगे की ओर जाएगा। और आप जानते हो कि ग्रसनी के आगे की यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भोजन नलिका भी होती है आगे की तरफ, है ना, भोजन नलिका भी होती है। तो भोजन नलिका के अंदर भोजन ना चला जाए, इसकी वजह से यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। ये अपन ने श्वसन तंत्र में पढ़ा था। एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि जब हम भोजन खाते हैं तो श्वास नलिका को वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। श्वास नलिका जब बंद हो जाएगी तो भोजन कहाँ चला जाएगा, भोजन नलिका के अंदर, है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका को ही हम क्या कहते हैं, भोजन नलिका,
भोजन नलिका कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भोजन जो है वो कहाँ चला जाता है, भोजन नलिका में चला जाता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जब अगर हम यहाँ पर क्या करें, हम बोले, जब हम बोलकर जब हम खाना खाएं और उस टाइम हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और क्योंकि यहाँ से हवा बाहर निकलेगी तो ये खुल जाएगा। और जब हम भोजन भी उसी समय कर रहे हैं तो भोजन कहाँ आ जाएगा, इस श्वास नलिका के अंदर आ जाएगा, है ना। तो श्वास नलिका के अंदर भोजन को आने से रोकने के लिए कौन कार्य करता है, एपिग्लोटिस। कहाँ पाया जाएगा, ग्रसनी के ऊपर, यहाँ पर पाया जाएगा ये। अब भोजन जब ग्रसनी से कहाँ चला जाएगा, ग्रसिका के अंदर। तो ग्रसनी वाला तो छोटा ही पार्ट है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे ग्रसिका के बारे में। और आगे जो भी अंग होंगे, पहले हम अंगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाचन ग्रंथियों के बारे में, और फिर पाचन की क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। और जो भी बच्चे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, इन क्लासों को शेयर कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है इन्हीं क्लासों से संबंधित, अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज आप आज ही कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं अगली क्लास के अंदर, इसी क्लास के नीचे ही आप कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं अगली क्लास के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं। अब क्या होता है कि बहुत पुराना हो जाता है वीडियो, बहुत पहले का वीडियो हो जाता है, फिर उस पर कमेंट आते हैं तो मैं उसे चेक नहीं कर पाती हूँ। और अगले क्लास के अंदर मान लो कि मैं चेक भी कर लूँ तो वो कोई और टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक को मैं बीच में नहीं ला सकती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो उसी के नीचे, जिस दिन आप ये देखो उसी के नीचे उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करिए, तो मैं अगली ही क्लास के अंदर आपको ये वापस समझा दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू। प्लीज शेयर कीजिए इसे, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।